हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एडी करंट्स। एडी करंट्स आर दी करंट्स इंड्यूस्ड इन दी बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंजेस। ये आपको पता है एडी करंट्स कब बनेगा आपके पास, जब ईएमएफ आपकी क्या होगी, इंड्यूस होगी। और ईएमएफ कब इंड्यूस होगी, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। और करंट किसके इक्वल होगा हमारे पास, I इज इक्वल टू E बाय R के इक्वल। ओके, नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ करंट पैटर्न रिजेंबल स्वेलिंग एडीज इन वाटर। जैसे वाटर में जैसे कोई पिलर है रिवर के अंदर और वहाँ पर वाटर टकराता है, जैसे ये क्या हो गया, एक पिलर हो गया, वाटर ऐसे टकराएगा और टकराने पर इसके चारों तरफ कैसे बन जाता है, एक भंवर सी बन जाती है, सर्कल से बन जाते हैं, भंवर सी बन जाती है। जैसे हमने 11th क्लास में टर्बुलेंट फ्लो पढ़ा था, उसमें भंवर सी बन जाती थी। या फिर हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हैंड ग्लाइंडर होता है और हैंड ग्लाइंडर से हम लस्सी वगैरह चलाते हैं, तो उसके चलाने से उसके चारों तरफ क्या बन जाती है, लस्सी में भंवर सी बन जाती हैं। ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, एडी करंट्स होगा। जैसे हमारे पास बल्क पीसीज हो गए, क्या हो गए, बल्क पीसीज हो गए हमारे पास। और एक हम क्या लें, एक मेटल शीट लें, ये हमारे पास मेटल शीट है। इसको आपको पता है, इसमें आपके चार्जेस होते हैं, यदि इनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो वो आपके मूव होना स्टार्ट कर देते हैं, घूमना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो कैसे घूमेंगे, सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। कैसे घूमेंगे वो, सर्कुलर पाथ में। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ पे रखा हमने साउथ पोल मैग्नेट का और यहाँ पे लिया हमने नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ पर हमने एक हैंगर ले लिया जिसमें हमने एक मेटल शीट को हैंग कर दिया। ठीक है, अब इस मेटल शीट को पेंडुलम की तरह इस तरह से मूव कराना है। अब जब ये फ्रीली मूव करेगी, इधर साइड आकर फ्रीली कैसे मूव करेगी, इसके पास क्या होगी, ग्रेविटी होगी। लेकिन ग्रेविटी के कारण ये इसके अंदर तो चली जाएगी, ऐसे जाएगी, जाने पर क्या होगा कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इसका अपोज करेगी, इसको अपने अंदर आने नहीं देगी। लेकिन ये शीट कहाँ पर आ रही है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज़ हो रही है। और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होती है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, तो नॉर्थ पोल बनता है, नॉर्थ पोलरिटी बनता है। और नॉर्थ पोलरिटी में करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो जब वो एंटर करेगी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनेगा इसमें। और जैसे इसके बाहर निकलेगी तो डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग में कैसी पोलरिटी बनेगी, साउथ। और साउथ पोलरिटी में आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होती है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, बाहर निकलेगी डिक्रीज होगी क्योंकि ये अपोज करेगी, जैसे उस फील्ड में जाएगी तो अपोज करेगी, बाहर निकलेगी तो अपोज करेगी। जब वो अंदर जाएगी तो वो फील्ड लाइंस क्या कहेंगी, अंदर मत जा, तो उसका पोजीशन हो गई। लेकिन जितनी ग्रेविटी होगी तो वो एंटर कर जाएगी। लेकिन फिर वो उसमें से बाहर निकलेगी तो फिर उससे ये कहेगी कि बाहर मत जा, अंदर ही रहे। तो जब वो अंदर ही नहीं रह सकती ग्रेविटी के कारण, वो बाहर निकल जाएगी, तो उसमें फिर से फील्ड चेंज होगी। तो फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगी आपकी, इंड्यूस होगी। तो ये किसने डिस्कवर किया था, फौकल्ट ने डिस्कवर किया था 1895 में। और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फौकल्ट करंट्स भी बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट क्या हो गया, I इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, सो E बाय R। तो E क्या होती है हमारे पास, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो I क्या हो गया हमारे पास, I इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी अपॉन में R। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इंडक्शन फर्नेस, मैग्नेटिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक पावर मीटर, इंडक्शन मोटर, इन स्पीडोमीटर। एडी करंट्स आर यूज्ड इन डायथेरेपी। एडी करंट्स डायट थेरेपी में यूज़ होता है क्योंकि इसमें हीट बहुत ज़्यादा बनती है। स्पीडोमीटर में यूज़ होता है, जो आपके बाइक्स वगैरह होती हैं उनमें आपका एक स्पीडोमीटर लगा होता है, एक ओडोमीटर लगा होता है। तो वो किसके कारण होता है आपका, स्पीडोमीटर में एडी करंट के कारण वो निडल क्या करती है आपकी, मूव करती है। इंडक्शन मोटर हो गई आपके पास, इंडक्शन मोटर में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, जो आपके पावर मीटर होते हैं और उन पावर मीटर में रीडिंग जो बताती है वो डिस्क जो आपकी मूव करती है। ठीक है,
जो मूव करती है वो किसके कारण मूव करती है, एडी करंट के कारण वो डिस्क मूव करती है, जो उसके अंदर साइनिंग डिस्क होती है जो घूमती रहती है। ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिक ब्रेक्स। जो रेल्स होती हैं ये हो गई पटरी ट्रेन की, और इसके ऊपर ट्रेन आपकी चलती है। तो ये ट्रेन हो गई आपके पास, मेटेलिक टायर हो गए। जैसे ही इस पर ब्रेक लगती है तो इनके इसके बीच में और रेल्स के बीच में, ट्रेन्स के बीच में और इसके बीच में क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस होता है। और एडी करंट अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करता है, जिसके कारण इनके बीच में अट्रैक्शन बनकर ब्रेक्स अप्लाई हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंडक्शन फर्नेस, वही फर्नेस हो गया आपके पास। इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पर मेटेलिक जो सब्सटेंस होते हैं आपके मेटेलिक, वो मेल्ट होते हैं। और वो मेल्ट कैसे होते हैं आपके पास, उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के अंदर पार्टिकल्स के अंदर जो हाई टेम्परेचर का कारण पार्टिकल्स के अंदर एडी करंट बन जाता है, जिसके कारण वो उसको मेल्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होती है, जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया, डेडबीट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या होती है, निडल होती है, और वो निडल क्या करती है आपकी, बार बार घूमती है इधर और इधर, मतलब वो एक जगह पे स्टिल पोजीशन में नहीं रहती। और उसको स्टिल करने के लिए क्या उसकी हेल्प कौन करता है, एडी करंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सम अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब है दे अपोज द रिलेटिव मोशन। ये तो आपको पता है रिलेटिव मोशन का अपोज करता है कि दे इन्वॉल्व लॉस ऑफ एनर्जी। बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होती है, और इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि जो आपके पास एनर्जी ज़्यादा होने के कारण जो आपका मेटेलिक सीट्स होती हैं उनकी जो इंसुलेशन पार्ट है वो क्या हो जाता है, ब्रेक होकर अप्लायंस की जो लाइफ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब इस एडी करंट को हम कम कैसे कर सकते हैं, इस एडी करंट को हम कम कर सकते हैं। ये यूज़ कहाँ होता है, जो मेटल कोर होती है, जैसे ट्रांसफार्मर है, डायनोमो है हमारे पास, और ये क्या होते हैं आपके पास जो इतनी इनके अंदर क्या होती हैं, शीट्स लगी हुई होती हैं, मेटेलिक शीट्स लगी हुई होती हैं इस तरह से। और ये एक दूसरे से क्या होती हैं, वेनिसेस होती हैं, मींस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होती है। और जब ये आपकी इलेक्ट्रिकल इंसुलेट होती हैं, और ये इंसुलेट किससे होती है, वेनिस लिक्विड से होती हैं, इनको इंसुलेट कर दिया जाता है। यदि इनको इंसुलेट नहीं करेंगे तो इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, करंट के कारण स्पार्किंग होगी, इसलिए हम इनको इंसुलेट कर देते हैं, जिससे करंट इनमें पास नहीं हो, एक दूसरे से इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, और इनके अंदर इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो ये इंसुलेशन पार्ट ब्रेक होकर इनकी लाइफ भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अब इनको कम कैसे कर सकते हैं एडी करंट को, और आपको पता है मेटेलिक शीट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखी जाती है। यदि हम उसको परपेंडिकुलर ना रखकर पैरेलल रखें, तो पैरेलल रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, तो एडी करंट आपका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल by virtue of which the coil opposes any change in the strength of the current flowing through it by inducing an EMF in itself। मीन्स कि हमारे पास कॉइल है, कॉइल ये हो गए हमारे पास कॉइल। ठीक, इस कॉइल में करंट जब हम प्रोड्यूस करेंगे, करंट इसमें पास करेंगे, पास होने पर जो ये कॉइल है, इसको डिनोट कर रहे हैं हम एल से, तो ये अपने आप ही, अपने कारण अपने आप ही, जैसे करंट प्रोड्यूस होगा तो ये करंट अपने अंदर प्रोड्यूस नहीं होने देगी, पास नहीं होने देगी। और जब करंट इसमें से पास नहीं होगा तो ईएमएफ भी क्या होगी आपके पास, इंड्यूस नहीं होगी। तो लेकिन जब आपका करंट इस कॉइल के अंदर पास होगा, उसका पास होने का ये कॉइल अपोज करेगी। जब वो अपोज करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होगी। और ये प्रॉपर्टी होती है कॉइल की अपनी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इसको अच्छे से याद कर लेना, और ये पूछ लिया जाता है कि इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अब ये देखिए मैंने डायग्राम्स बनाए हुए हैं यहाँ पर। अब इन डायग्राम्स में देखो, इस डायग्राम में हमने करंट को कैसे पास कर रखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ईएमएफ क्या होगी, इसके इंक्रीजिंग के केस में अपोजिट डायरेक्शन है, और यदि आपके डिक्रीजिंग का केस है तो डिक्रीजिंग के केस में हमें
क्या करना होता है, उसका अपोज करना होता है, बढ़ाना होता है। तो बढ़ाएंगे कब, जब उसके सेम पाथ में चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन। जितना ज़्यादा करंट होगा फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। ठीक है। तो इट मीन्स फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और फाई हमारे पास एल आई के इक्वल मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस कर दिए बाय अ कांस्टेंट एल। तो ये एल हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर हम बोलेंगे इसको सेल्फ इंडक्टेंस। ये याद कर लेना बच्चे, ये पूछ लिया जाता है, आप कंफ्यूज होंगे कि सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, ये कोफिशिएंट के साथ सेल्फ इंडक्शन आ रहा है और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, आपके पास एल होगा कांस्टेंट, और सेल्फ इंडक्शन ओनली सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी होती है कॉइल की। ठीक है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट बाय इटसेल्फ, राइट। नेक्स्ट है जो ये एल है, जैसे हमारे पास ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ में क्या होता था, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इट मीन्स V इज़ इक्वल टू RI। R क्या होता था, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किस किस पर डिपेंड करता था, आपका रो पर डिपेंड करता था, L पे डिपेंड करता था, एरिया पे डिपेंड करता था, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, और रो मटेरियल हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती थी। तो ऐसे ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड वाले फैक्टर हो गए कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। उसी तरह से जो ये इसमें L है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, ये कांस्टेंट है, ये किस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, कोयल की जो नंबर ऑफ टर्न्स पे उस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर। ठीक है, याद कर लेना। यदि हम इसमें एफ आई इज इक्वल टू 1 कर दें, यूनिटी कर दें, तो फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी न्यूमेरिकल डेफिनेशन बन जाएगी आपका फाई इज इक्वल टू एल, कब, व्हेन यूनिटी करंट इज फ्लोज थ्रू दी कॉइल। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये देखो जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगी, तो ईएमएफ क्या होगी हमारे पास, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। तो ये किसके इक्वल हो गई हमारे पास, फाई की वैल्यू पुट कर दी इसमें, एल आई आ गया हमारे पास, एल कॉन्स्टेंट टेकिंग आउटसाइड, डी आई अपॉन डी टी क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हम यूनिटी रख दें तो ई किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, माइनस एल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इसकी डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास, जो सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कब, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज यूनिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से, और यूनिट क्या हो गई हमारे, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, और एसआई यूनिट क्या हो गई इसकी, हेनरी हो गई, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एच से। 1H की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो जाएगी कि 1H मीन्स 1 हेनरी, जैसे 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 जूल को निकालते थे, सिमिलरली 1H इज डिफाइंड एज व्हेन करंट चेंज एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड थ्रू द कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द कॉइल। तो L किसके इक्वल होता है हमारे पास, अभी निकाला था, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो L इज इक्वल टू फाई अपॉन में आई। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास, तो इसकी यूनिट क्या होगी 1H, फाई की 1 वेबर, और ये आपकी 1 एम्पियर। ठीक है, अब ये देखो L जो हमारे पास अभी फॉर्मूला आया था, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। यहाँ से हमने L की वैल्यू निकाली डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए, तो एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन में डी टी। ठीक है, एल को हम 1H कर दें, ये आपका 1 वोल्ट, और कितना करंट हो गया 1 एम्पियर पर सेकेंड। देखो 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड, इसमें यही है डेफिनेशन, कितना करंट फ्लो हो 1 एम्पियर, कितना करंट फ्लो हो 1 एम्पियर पर सेकेंड, और ईएमएफ कितनी हो 1 वोल्ट, राइट। नेक्स्ट डायमेंशन निकाल लोगे, ई क्या होती है आपके पास, पोटेंशियल, वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आपको आता है M1L2T-2, और टी का क्या हो जाएगा टी, और चार्ज का AT, एरिया का A, सॉरी एरिया नहीं है ये आपका एम्पियर है। ठीक है, ये क्या है आपका एम्पियर
पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला गया, सेकेंड का टाइम। ठीक है, देखो दोबारा से डायमेंशन फॉर्मूला, ये आपका ई है वेट, ये आपका ई है, ये आपका क्या हो गया करंट की यूनिट, और ये आपकी टाइम की। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, m1 L2 A-2 T-2। बच्चे हाथ से निकालने की कोशिश करना, अपने आप ट्राई करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आ लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है लॉन्ग सोलेनॉइड, क्योंकि सोलेनॉइड भी आपके पास क्या होती है, कॉइल होती है। ठीक है, करंट पास करेंगे आई, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी B, और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B = μ0 N I, और N क्या होती है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये हो गई हमारे पास। तो हमने ये N की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे N की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे हमने, N कैपिटल N = NL, और N किसके इक्वल आ गई, N/L। ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। और फ्लक्स किसके इक्वल होता है, BA के इक्वल, P की वैल्यू पुट की, μ0 N/L इंटू में A। सोलेनॉइड है, टोटल के लिए निकालेंगे तो B फ्लक्स, ये B आ गया आपके पास, ये एरिया आ गया आपके पास, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए N से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास μ0 N² IA/L। ये फ्लक्स के इक्वल, और अभी अभी फ्लक्स निकाला हमने, phi = Li। दोनों को कंपेयर करो, और कंपेयर करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा Li = μ0 N² L AI। आई से आई कैंसिल आउट, क्या मिला हमें, L = μ0 N² A/L। यदि इस सोलेनॉइड के अंदर, यदि सोलेनॉइड के अंदर एक कोर को इंसर्ट कर दिया जाए, मेटेलिक कोर को ऐसे, और इसके अंदर एक ऐसे मेटेलिक कोर डाल दिया जाए, तो इसमें मीडियम बन जाएगा म्यू। तो म्यू कैसे निकालेंगे हम, रिलेटिव परमेबिलिटी किसके इक्वल होती है, μr = μ/μ0। तो म्यू किसके इक्वल आ गया, म्यू इंटू μr। तो इसमें देखो हम ये लिखा हुआ है μ0 μr। ठीक है, ये बना दिया इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स। जैसे रेजिस्टेंस सीरीज इन पैरेलल होते थे, कैपेसिटर सीरीज इन पैरेलल होते थे, ऐसे ही कॉइल्स आपके पास सीरीज में और पैरेलल में है। फर्स्ट हम करेंगे सीरीज़ में। सीरीज़ में हमने कॉइल्स को लगा दिया, ईएमएफ क्या होगी आपके पास, अलग अलग होगी, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो ई क्या हो जाएगी हमारे पास, ई = E1 + E2, और ई की वैल्यू फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं अभी, ई = L DI/dt। करंट सेम होगा, इसलिए हमने DI को सेम रखा है, और ये यहाँ पर आपका DT है। ठीक है, तो दोनों साइड से DI/dt कॉमन लेकर ये कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। हाँ, तो LS किसके इक्वल आ जाएगा, LS DI/dt कॉमन बोथ साइड, तो यहाँ मिलेगा L1 + L2, ये यहाँ से कैंसिल आउट। तो नाउ वी गेट LS = L1 + L2। LS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इफेक्टिव, जो L है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, टोटल इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस बता रहा है ये आपको। नेक्स्ट पैरेलल में आपके पास करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ईएमएफ सेम होती है, तो टोटल करंट हो गया हमारे पास I = I1 + I2। ठीक है, तो I क्या होता है हमारे पास, चेंज DI/dt = DI1/dt प्लस में DI2/dt। तो ये हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, E/LP। LP क्या हो गया हमारे पास, सेल्फ इंडक्टेंस किस में आ जाएगी आपकी बार, पैरेलल में, तो E से E कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। नाउ वी गेट 1/LP = 1/L1 प्लस में 1/L2। ठीक है, सेम सेल्फ इंडक्शन की तरह हमारे पास क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल का मीन्स 2, ये हमारे पास 2 कॉइल्स के अंदर होता है। सेल्फ इंडक्शन 1 कॉइल की प्रॉपर्टी होती है। तो म्यूचुअल इंडक्शन हो गया हमारे पास, इट इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ 2 कॉइल्स। देखो कितनी कॉइल्स की है, 2 कॉइल्स, बाय वर्च्यू ऑफ
which each opposes any change in the strength of the current flowing through the other by developing in an induced EMF। ठीक है, जब करंट की स्ट्रेंथ हमारे पास चेंज होगी, एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, तो EMF क्या होगी, इंड्यूस होगी इन दी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये देखो, ये हमने P और S कॉइल ले रखी है, P में करंट पास हो रहा है और नेबरिंग कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सेम पहले वाले टॉपिक की तरह, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या आ गया, वही, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फ्लक्स, तो फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और फिर फाई हमारे जो फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करेंगे बाय अ कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m, वहाँ पर आया कांस्टेंट l। तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हो गया, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, वही सेम। इफ़ I इज़ इक्वल टू 1 तो फाई इज़ इक्वल टू m के इक्वल आ जाएगा आपका, और EMF कितनी इंड्यूस हो जाएगी, E इज़ इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू पुट करेंगे, MI आ गया, और m हमने कांस्टेंट ले लिया, अंदर क्या रह गया, DI अपॉन में dt, और DI अपॉन dt क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो यदि हम इसको 1 रख दें तो E किसके इक्वल आ जाएगा, m के इक्वल। जो L की यूनिट थी वो यूनिट आपकी H की है, हेनरी। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला भी वही रहेगा। अब ये देखो m किस किस पे डिपेंड करता है, m डिपेंड करेगा आपका ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, टू कॉइल की शेप पर, साइज पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर, नेचर ऑफ द मटेरियल पर। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स को, टू कॉइल्स कितनी डिस्टेंस पर रखी हुई हैं और उनका रिलेटिव ओरिएंटेशन, कि उनका रिलेटिव ओरिएंटेशन कितना है। ठीक है, तो इस पे ये डिपेंड करेगा, और L भी आपका इन्हीं पे ही डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ मटेरियल पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर। ठीक है, ये देखो, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा था, नेचर पे डिपेंड कर रहा था, और एरिया पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।